हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 1 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स अबाउट द G20 मीटिंग। सो G20 की समिट हुई, G20 के लीडर्स, तो फाइनली G20 के जो फाइनल सेशन था, मीटिंग थी, वो फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। ओके, सो व्हाट हैपन, तो बताया गया कि देखो मोदी जी ने ये तो बोला है और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये भी स्टेटमेंट आया है कि G20 की जो समिट हुई है वो सक्सेसफुल हुई है। बट देखा जाए तो देयर आर पैक्ट्स पैक्ट्स हुए हैं G20 मीटिंग में, G20 समिट में, बिटवीन द गवर्नमेंट्स, बिटवीन द कंट्रीज। बट पैक्ट्स आर नॉट टाइम बाउंड, मतलब देयर इज नो टाइम लिमिटेशन। जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट में था कि बाय द ईयर ऑफ 2050 हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस तक कार्बन इमिशन को कंट्रोल रखेंगे, आइडियली 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज एक टाइम बाउंड थी ना कि बाय 2050 इतना हम करने वाले हैं। अब वही चीज बताई गई कि इस बार जो G20 की मीटिंग हुई उसमें कोई टाइम बाउंड पैक्ट नहीं है। हाँ, कुछ कुछ चीजें हुई जैसे कि सारे नेशंस ने बोला है, G20 के जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने बोला है कि विल कमिट कि हम लोग हर साल $100 बिलियन का एक फंड बनाएंगे टू काउंटर द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग दे विल डू इज के अब इंटरनेशनली इंटरनेशनली जो है, अब कोई भी कोल प्लांट स्टैब्लिश नहीं करेगा, है ना। कोई भी इंटरनेशनली फाइनेंस नहीं करेगा, मतलब यूके गवर्नमेंट इंडियन प्राइवेट एंटिटीज को फाइनेंस नहीं कर सकती, इंडियन गवर्नमेंट को फाइनेंस नहीं कर सकती कि भैया आप इंडिया में कोल प्लांट बना लो। नहीं, वो फाइनेंसिंग बंद हो गई। अब वो फाइनेंस आप नहीं कर सकते। लेकिन डोमेस्टिक कमिटमेंट पे ऐसा कुछ बात नहीं हुई कि मतलब जैसे हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट बोल सकती है कि इंडिया में कोल प्लांट स्टैब्लिश कर लो, ये हो सकता है। बट अब ये नहीं हो सकता कि यूके इंडियन गवर्नमेंट के साथ पैक्ट कर ले और जो यूके है वो यूके का जो कोल प्लांट है वो इंडिया में सेटअप हो जाए। अब ऐसा नहीं हो सकता। तो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग अब बंद हो चुकी है। ठीक है। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे बात हुई वो थी बेसिकली वैक्सीन इक्वलिटी को लेकर, कि भाई कोविड 19 पैंडेमिक में वैक्सीन, जो ग्रेटर वैक्सीन इक्वलिटी है वो आ जाए, सारे नेशंस में वैक्सीन पहुंच जाए। इस पे बात हुई। और देखा जाए तो इंडिया का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पर अबाउट, क्योंकि इंडिया ने कमिट नहीं किया कि हम किस ईयर तक बेसिकली हम लोग किस ईयर तक हम लोग बेसिकली 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस हम लोग अचीव कर लेंगे, या नेट जीरो कार्बन हम लोग इमिशन अचीव कर लेंगे। ऐसे इंडिया ने कोई कमिट नहीं किया। बाकी सारे डेवलप्ड नेशन और मेजोरिटी ऑफ द नेशंस ने अ, उन्होंने उन्होंने बेसिकली कमिट किया है, एक गाइडलाइन बताई है। जैसे कि सऊदी अरेबिया ने 2060 बोल दिया, आपका चाइना ने 2060 बोला, यूएस ने 2050 बोल दिया, यूके ने 2050 बोल दिया। अब इसी के चक्कर में इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने एक वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट में उन्होंने डेटाबेस क्रिएट किया। उस डेटाबेस में यह बताया कि देखो, जो इमिशन हम लोग कर रहे हैं, जो इंडिया ने इमिशन किया, कार्बन इमिशन किया, कंपेयर कर रहे हैं उसको डेवलप्ड नेशन के इमिशन से। तो बताया जरूर जाता है कि इंडिया जो है, इंडिया थर्ड बिगेस्ट कार्बन इमिटर है करेंटली, है ना, एज अ कंट्री। बट रियलिटी में अगर देखा जाए तो पर कैपिटा कार्बन इमिशन जो है वो इंडिया का बहुत कम है। ठीक है। वहीं अगर हम कंपेयर करें चाइना से, जापान से, साउथ कोरिया से, तो पर कैपिटा कार्बन इमिशन बहुत कम है। हाँ, ओवरऑल हम लोग बेसिकली देखा जाए तो थर्ड नंबर पे आते हैं। और अभी तक जितना भी कार्बन इमिट हुआ है उसमें कंट्रीब्यूशन के बेस पे लिस्ट निकाली जाए तो इंडिया की रैंक 6th आती है। तो ये सारा डेटाबेस निकाला गया जिससे ये प्रूव होता है कि इंडिया इतना ज्यादा कार्बन इमिट नहीं करता जितना अदर नेशंस करते हैं, और जो लोग इंडिया को पुश कर रहे हैं कि आप लोग कमिट हो। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, रो ओवरकास्ट स्प्लिट ऑफ मनरेगा वेजेस। सो व्हाट हैपेंड, तो एक केस स्टडी हुई, एंड केस स्टडी इज अबाउट दी मनरेगा के वेजेस को लेकर, मनरेगा के वेजेस के डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। और ये केस स्टडी राजस्थान में हुई है। अच्छा, मनरेगा का पता, तो ये तो पता लग गया कि भाई मनरेगा में देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स, जिसपे कल हमने न्यूज पढ़ी थी कि भाई गवर्नमेंट ने कमिट कर दिया है कि जो भी नेगेटिव वाला पॉइंट है, जो भी नेगेटिव आपके फंड्स हैं उसको हम लोग बेसिकली दे देंगे, और सप्लीमेंट्री बजट बाय द नेक्स्ट मंथ, जब भी विंटर सेशन आएगा हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। अब हुआ क्या, बताया ये गया
कि एक केस स्टडी में बताया ये गया कि गवर्नमेंट की तरफ से, हायर अथॉरिटी की तरफ से पुश आ रहा है कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो एससी हैं, एसटीज हैं, उन लोगों को वेजेस जल्दी मिल रही है, बट जो अदर कम्युनिटी के लोग हैं, उन लोगों को मनरेगा फंड के अंदर वेजेस नहीं मिलती। एससी और एसटीज को वेट करना पड़ता है अराउंड 2 वीक्स, और वहीं बेसिकली हम बात करें अदर कम्युनिटीज, उनको 2 महीने या 3 महीने से ज्यादा वेट करना पड़ता है। ओके, ये रिपोर्ट निकल के आई, ये डिस्क्रिमिनेशन निकल के आया। मूविंग फर्दर, सो दिस समथिंग अबाउट सिटी। तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। So we directly move to the state page. What happened? So over 100 schools sans teachers in Delhi's backyard. Just talking about के एक स्टडी हुई, और स्टडी में ये पता लगा कि स्टडी इज अबाउट के गवर्नमेंट स्कूल जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और वैसे ही गवर्नमेंट स्कूल हमें देखने को मिला इन दी हरियाणा डिस्ट्रिक्ट। उसमें यह पता लगा कि एक स्कूल ऐसा है जहां पर 100 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वहां पर एक भी स्कूल टीचर नहीं है। और वही बात अगर देखा जाए दिल्ली के स्कूल्स को, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स कंपैरेटिवली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अदर स्टेट्स के स्कूल से, अदर स्टेट्स के गवर्नमेंट स्कूल से। ओके, हाँ, बस वहां पर टीचर्स की कमी है, तो टीचर्स की कमी को फुलफिल करने की जरूरत है दिल्ली गवर्नमेंट को, क्योंकि एजुकेशन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो एजुकेशन पे या स्कूल्स बनाने पे अगर किसी को लॉ बनाना है या कोई स्कीम बनानी है या कोई प्रोग्राम बनाना है, तो वो गवर्नमेंट ही बना पाएगी। मूविंग फर्दर, सो अगेन ऑन दी स्टेट पे, सो व्हाट हैपेंड, तो पुनीत राजकुमार जो कि एक्टर है, कन्नाडा फिल्म इंडस्ट्री के, कन्नाडा फिल्म स्टार भी है वो, एंड उससे ज्यादा देखा जाए तो वो फेमस अपने फादर की वजह से थे, अपने काम की वजह से फेमस भी थे। वो भी बहुत अच्छे स्टार थे, लोगों ने उनको देखा होगा, उनकी मूवीज नहीं देखी होंगी, बट उनको कहीं ना कहीं देखा होगा। बट उनके जो फादर थे वो बेसिकली देखा जाए तो वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार एवर लिव्ड इन द कन्नड़ा इंडस्ट्री और इन इंडिया ऑल्सो, आर डॉक्टर डी राजकुमार। ओके, सो डॉक्टर डी राजकुमार जो बेसिकली कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े सुपरस्टार रहे, और देखा जाए तो वो बहुत फेमस थे, मतलब उनका उनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, क्योंकि जब मद्रास प्रेसिडेंसी से कर्नाटका एक अलग स्टेट बना था, तो कर्नाटका में बहुत सारे रीजन के लोग थे, जैसे कि मराठी लोग भी थे, आपके हैदराबादी लोग भी थे, तेलुगु स्पीकिंग लोग भी थे। तो उनको एक क्यूमुलेटिवली जोड़ना, कर्नाटका को एक स्टेट जोड़ के रखना, वहां के लोगों में कन्नड़ा के लोगों में बेसिकली कोई डिस्प्यूट ना हो, पीसफुल तरीके से रहे, तो उसमें डॉक्टर राजकुमार का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि उस पर्सन ने कर्नाटका के लोगों को एक साथ जोड़ के रखा मूवीज के चलते। उनकी स्पीचेस भी बहुत, मतलब वो कभी पॉलिटिक्स में एंटर नहीं किया, बट हाँ उनकी स्पीचेस जो होती थी, उनकी स्पीच जो थी उससे मास गैदरिंग बहुत ज्यादा होती थी और लोग उनकी बात मानते थे। और फेमस इस वजह से वो भी हो गए थे क्योंकि वीरप्पन जो कि बहुत बड़ा डेकोइट था, स्मगलर भी था, और उन्होंने इन द ईयर 2000 वीरप्पन ने डॉक्टर राजकुमार को किडनैप कर लिया था, एबडक्ट कर लिया था। ठीक है, किडनैप नहीं बोलते, किडनैप इट्स फॉर ओनली फॉर द किड्स, क्योंकि किडनैपिंग में किड आता है, तो किड्स के लिए ही, अगर कोई किड्स को अबडक्ट कर ले तो किडनैपिंग होती है। अबडक्शन इट्स फॉर द एडल्ट, तो अबडक्शन कर लिया था। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, तो हमने कल एक न्यूज पढ़ी थी कि 18 जुलाई विल बी सेलिब्रेटेड एज तमिलनाडु डे। ये एम के स्टैलिन जो कि अभी करंट में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने अनाउंस कर दिया था। इसके रिटेलिएशन में एआईडीएमके की गवर्नमेंट जो है, एआईडीएमके के जो अपोजिशन है, एआईडीएमके जो है अपोजिशन, उनके लीडर्स ने, उस पार्टी के लीडर्स ने बहुत ज्यादा हंगामा क्रिएट किया। उन्होंने बोला कि तमिलनाडु डे जो है वो सेलिब्रेट होता था पहले कब, 1 नवंबर को, और 1 नवंबर को इस वजह से सेलिब्रेट होता था, रीजन बीइंग क्योंकि इस दिन, प्रेजेंट डे ऑन द 1 नवंबर, तमिलनाडु स्टेट बना था इन द ईयर 1956। हाँ, नाम जरूर बेसिकली 18 जुलाई को हुआ था, लेकिन 18 जुलाई को भी नाम चेंज नहीं हुआ था, ये तमिलनाडु के लीडर्स ने बोला। उस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ था, नाम तो बहुत बाद में चेंज हुआ, बल्कि 1 नवंबर को तो अभी हम जो बाउंड्री देखते हैं मद्रास की, वो बाउंड्री क्रिएट हुई थी प्रेजेंट में जो तमिलनाडु है। तो आपने वो गलत किया जो तमिलनाडु डे सेलिब्रेट है, क्योंकि 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर को हम लोग पहले जो सेलिब्रेट करते थे तमिलनाडु डे, वो बेसिकली एआईडीएम की गवर्नमेंट लेके आई थी।
तो एआईडीएमके गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। तो एआईडीएमके के पॉलिटिकली वेंडिटा पॉलिटिकल वेंडिटा दिखाते हुए उन्होंने एआईडीएमके का जो इनिशिएटिव था उसको हटा दिया। ये एआईडीएमके के लीडर्स का एलिगेशन है ऑन द डीएमके गवर्नमेंट। मूविंग फर्दर, सो ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे लिए 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज अबाउट द कोर्ट्स ऑर्डर ऑन पेगासस स्टिल फॉल्स शॉर्ट, ये हमको पढ़ना है। सेकंड वन, गेटिंग न्यूट्रिशन बैक ऑन स्कूल हाई टेबल, ये हमको पढ़ना है। एंड द थर्ड वन, अंडर एस्टिमेटेड यूटिलिटी। ये 3 एडिटोरियल्स हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो विल फर्स्ट मूव टू द फर्स्ट एडिटोरियल। लेट्स सी कि फर्स्ट एडिटोरियल बोलता क्या है। दैट्स अबाउट द कोर्ट्स ऑर्डर ऑन पेगासस स्टिल फॉल शॉर्ट। अभी है क्या, देखो, ऑथर ने सबसे पहले स्टार्ट किया कि ऑन 27th ऑफ अक्टूबर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, एक ऑर्डर दिया था कि पेगासस स्पाईवेयर को लेकर जो गवर्नमेंट के ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, तो एक इंडिपेंडेंट कमिटी फॉर्म होगी और इंडिपेंडेंट कमिटी उन चार्जेस पर इंक्वायरी करेगी। और जिसको लेकर बहुत सारे लोग गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को टू फॉर्म द इंडिपेंडेंट कमिटी ऑन दी चार्जेस फ्रेम्ड ऑन द गवर्नमेंट ओवर द पेगासस स्पाईवेयर केस, उसको लेकर बहुत लोगों ने अपलॉड किया कि ये बहुत अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट सही तरीके से काम कर रही है। बट जो ऑथर है वो खुद ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, तो उन्होंने इस ऑर्डर को बल्कि क्रिटिसाइज किया। उन्होंने बोला कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूरी पावर का यूज नहीं किया। अगर देखा जाए तो जस्टिस, दिस नॉट अ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट चाहती तो और अच्छे तरीके से जस्टिस डिलीवरी कर सकती थी। अब उन्होंने कैसे बताया, बताते हैं। उन्होंने बोला कि देखो, नो गारंटी स्टिल, अभी भी उन्होंने एक चीज बताई गई कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी बन गई ना, इंडिपेंडेंट कमेटी बनने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि गवर्नमेंट को पनिशमेंट मिलेगी या गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन लगेगा कि उसने राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच किया है, फंडामेंटल राइट का ब्रीच किया है। ठीक है, हुआ क्या, देखो, जब भी आप कोई पिटीशन फाइल करते हो ना, तो पिटीशन किसी ना किसी चीज के अगेंस्ट होती है, स्पेशली गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही होती है, क्योंकि आप पिटीशन फाइल कर रहे हो तो स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसमें कोर्ट क्या करती है, कोर्ट एफिडेविट मतलब आंसर मांगती है अपोजिशन पार्टी से, रिस्पॉन्डेंट से, ठीक है, जिसके अगेंस्ट आपने पिटीशन डाली है। तो यहां पर बहुत सारे पिटिशनर्स ने पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि भैया गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने पेगासस स्पाईवेयर का यूज करते हुए, गलत यूज करते हुए हमारी राइट टू प्राइवेसी जो कि फंडामेंटल राइट है, उसका मिसयूज किया। जिसके रिटेलिएशन में बेसिकली जो कोर्ट है, कोर्ट ने एफिडेविट मांगा, रिप्लाई मांगा गवर्नमेंट से। तो जब गवर्नमेंट ने रिप्लाई में बोल दिया कि देखो, ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी इश्यू हम लोग सही तरीके से एफिडेविट सबमिट नहीं कर सकते, तो उन्होंने एफिडेविट सही तरीके से सबमिट नहीं किया। गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम लोग प्रॉपर एफिडेविट फाइल सबमिट नहीं करेंगे। रीजन क्या दिया, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। लेकिन अगर देखा जाए तो कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट रिट इशू कर सकती है टू ब्रिंग दी एविडेंस, क्योंकि जब तक एविडेंस नहीं होगा कमिटी कैसे काम करेगी, ये ऑथर का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट इशू करती तो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकती थी, तो गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट के पास एविडेंस होता, वो एविडेंस इंडिपेंडेंट कमेटी को देती, इंडिपेंडेंट कमेटी सही तरीके से इंक्वायरी करती। लेकिन अभी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कैसे इंक्वायरी करे, क्योंकि गवर्नमेंट तो अभी भी मना कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट को मना कर सकती है वो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को देने से, एफिडेविट सबमिट करने से, काउंटर रिप्लाई सबमिट करने से। तो फिर इंडिपेंडेंट कमेटी को वो क्यों आंसर करेगी, इंडिपेंडेंट कमेटी को भी मना कर सकती है। सो वही चीज दूसरा कहना है कि बाय फॉर्मिंग द कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने कोई गारंटी नहीं दी है कि जजमेंट अभी हो जाएगा, जस्टिस मिल जाएगा। तो उनका सिंपल सा कहना है कि गवर्नमेंट अगर कॉर्पोरेट करने से फेल हुई है तो कोर्ट को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। तो उसका आंसर ऑथर ने बताया कि रिट इशू कर सकते थे, और रिट इशू करते तो दे कैन कंपेल द गवर्नमेंट कि भैया आप एविडेंस लाके दो। ठीक है, फिर बाद में यही बताया गया इस पैराग्राफ में कि पिटीशन में क्या क्या दिया कि अराउंड 50,000 नंबर्स आए गए, और 50,000 नंबर्स जो आए उसमें पेगासस स्पाईवेयर का गलत यूज किया गया, सर्वेलेंस रखा गया, इवन राहुल गांधी पे भी सर्वेलेंस रखा गया जो कि अपोजिशन में है। देन बताया गया टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजी। तो टाइम टेस्टेड स्ट्रेटेजी में उन्होंने बताया कि भैया जब एफिडेविट सबमिट किया तो जो एफिडेविट था प्रॉपर एफिडेविट नहीं था, और गवर्नमेंट ने इस बात से डिफर कर दिया कि भैया नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, इसी के चलते हम प्रॉपर तरीके से पब्लिक में चीजें नहीं दे सकते।
ठीक है। तो जो केस है, केस का अगर हर्डल्स हैं तो केस के हर्डल्स क्या क्या है वो ऑथर ने बताया। सबसे पहला हर्डल है फैक्ट्स को लेकर। सबसे पहला जो हर्डल है वो है फैक्ट्स को लेकर कि प्रॉपर फैक्ट्स नहीं है ना, कि आपने इलीगल सर्वेलेंस रखा, इसको लेकर गवर्नमेंट का कुछ रिप्लाई तो होना चाहिए। नहीं तो गवर्नमेंट यही बोलेगा कि भैया हमारी एक बात सुनी, ऑडी अल्टम पार्टम वाला इशू लगा देगा कि भैया हमारी बात तो सुनी नहीं, आपने जजमेंट दे दिया। तो देयर शुड बी हर्डल्स। क्या है, पहला फैक्ट्स को लेकर, लेकिन फैक्ट्स को लेकर गवर्नमेंट जो है वो काम कर सकती है। गवर्नमेंट कैसे काम कर सकती है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली क्या कर सकती है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स मांग सकती है, रेड इशू कर सकती है। किससे रिस्पॉन्स मांग सकती है, सॉरी नॉट गवर्नमेंट, कोर्ट। कोर्ट जो है रेड इशू कर सकती है और गवर्नमेंट से रिप्लाई मांग सकती है, जिससे उसके पास फैक्ट्स आ जाएंगे। दूसरा जो है, दूसरा जो सबसे बड़ा हर्डल है, दूसरा हर्डल क्या है कि गवर्नमेंट ने जो पॉइंट दिया कि नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, तो नेशनल सिक्योरिटी का इशू देकर ऐसा नहीं है कि कोर्ट के पास पावर पूरी तरीके से खत्म हो गई। नहीं, कोर्ट के पास अभी भी पावर है। कोर्ट अभी भी स्टेट को बोल सकती है कि ठीक है, आप नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, आप पब्लिक नहीं कर सकते, लेकिन हमें तो बता सकते हो आप। तो कोर्ट को भी आपने नहीं बताया प्राइवेट तरीके से, ये दूसरा पॉइंट बताया। देन अ क्लियर पाथ ऑफ अकाउंटेबिलिटी। क्लियर पाथ ऑफ अकाउंटेबिलिटी इस बेसिकली पैराग्राफ में उन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि कोई अकाउंटेबल पाथ नहीं है। ठीक है, कोई अकाउंटेबल पाथ नहीं है। अकाउंटेबल पाथ इस वजह से नहीं क्योंकि आपने चलो सर्विलेंस रखा, या मानते हैं, लेकिन सर्विलेंस जो है प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जस्टिस पुट्टुसामी का जजमेंट आया था और जस्टिस पुट्टुसामी के जजमेंट में बोला गया था, कोर्ट ने खुद बोला था कि सर्विलेंस आप रख सकते हो बट 4 ग्राउंड्स होने चाहिए। वो क्या है, एक्शन सपोर्टेड बाय द लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है। दूसरा दूसरा क्या है कि स्टेट मस्ट शो द कोर्ट दैट रिस्ट्रिक्शन मेड इज एम्ड एट लेजिटिमेट गवर्नमेंट एंड, मतलब पहला आपको क्या शो करना पड़ेगा कि भैया पहले कोई लेजिस्लेचर है भी, कोई लेजिस्लेशन है भी। दूसरा आपको क्या पॉइंट शो करना पड़ेगा कि रिस्ट्रिक्शन जो है, रिस्ट्रिक्शन जो है वो फाइनल तरीका है गवर्नमेंट्स को, गवर्नमेंट का अल्टीमेट एम पाने के लिए। तीसरा, गवर्नमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि भैया हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है, यही ऑप्शन है और इसी ऑप्शन से हम लोग ऑब्जेक्टिव को मीट कर सकते हैं। और फाइनली चौथा कि देयर शुड बी अ नेक्सस, नेक्सस होना चाहिए किस पर, एक लिमिटेशन इम्पोज्ड एंड एम्ड अंडरलाइंग द मेजर, कि जो आप लिमिटेशन आपने लगाई है और उसके साथ साथ जो आपने मेजर्स आपने लिए हैं उस पर कुछ ना कुछ रीजनेबल नेक्सस होना चाहिए, दे शुड बी अ कनेक्शन। लेकिन अगर इस टेस्ट को देखा जाए, अगर इस पेगासस स्पाईवेयर में देखा जाए, तो भैया कोई लेजिस्लेशन था ही नहीं, कोई प्रॉपर लेजिस्लेशन ही नहीं है पहली बार देखा जाए सर्विलेंस को रखते हुए। बात तो वो अलग आएगी कि भाई सर्विलेंस लीगल तरीके से रखा गया, इलीगल तरीके से रखा गया, फंडामेंटल राइट का ब्रीच है कि नहीं है। सबसे पहला जो पॉइंट था कि एक प्रॉपर लेजिस्लेशन होना चाहिए सर्विलेंस रखने के लिए, तो इंडिया में कोई प्रॉपर लेजिस्लेशन है ही नहीं, है ना, ये चीज बताई गई। देन फिर लास्ट में ऑथर ने यही बोला फॉर द कोर्ट, तो फॉर द कोर्ट में ऑथर ने यही बोला है कि देखो कोर्ट जो है स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकती थी गवर्नमेंट से, स्टेट से, जो भी उनको आंसर मिलता वो आंसर एज अ फैक्ट यूज कर सकते थे, एज एविडेंस यूज कर सकते थे, और वो एविडेंस जो है वो बेसिकली क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस के समय काम आता। कमिटी जो बनी, इंडिपेंडेंट कमिटी जो बनी, इंडिपेंडेंट कमिटी को काउंटर करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता। ये चीज ऑथर ने बताया। Now we move to the second editorial, that is about the getting nutrition back on school high table. अब ये जो एडिटोरियल है ना, ये एडिटोरियल बताया जा रहा है कि इवन दो देखा जाए तो कोविड 19 आया, कोविड 19 से जो स्कूल्स में स्कीम चलती थी, गवर्नमेंट्स की स्कीम जो चलती थी फूड देने की, न्यूट्रिशनल फूड देने की, वो भी फुलफिल नहीं हो पाई। देन फेस्टिव सीजन भी आ गया और फेस्टिव सीजन के समय चिल्ड्रंस के स्कूल्स खुलना स्टार्ट हो गए, स्कूल्स रीओपन स्टार्ट हुए, तो जिसके चलते वैक्सीनेशन ड्राइव जो है, वैक्सीनेशन ड्राइव एक तो नहीं मिल पा रही क्योंकि चिल्ड्रंस के लिए अभी क्लियर नहीं होगा चिल्ड्रंस को वैक्सीनेशन देनी है कि नहीं देनी, वैक्सीन प्रोवाइड करानी है कि नहीं करानी। और दूसरा पॉइंट ऑथर ने बताया कि कोविड 19 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही, कोविड 19 की प्रॉब्लम यही है कि पेरेंट्स अभी डर रहे हैं, लेकिन वी एज अ सोसाइटी, ऑथर ने बोला कि हम लोग एज अ सोसाइटी हम लोग फोकस कर सकते हैं चिल्ड्रन के न्यूट्रिशन के ऊपर, जिससे चिल्ड्रन जो है, चिल्ड्रन की बॉडी जो है, चिल्ड्रन के बॉडी के अंदर एक गुड इम्यूनिटी फॉर्म हो जाए, है ना, गुड इम्यूनिटी फॉर्म हो जाए, जिसके चलते हम लोग नए चैलेंजेस जो हैं, नए चैलेंजेस जो आ रहे हैं उनको हम कन्फाइन करके रख सकें। ये ऑथर ने बताया।
और इसका एक ही तरीका है कि हम चिल्ड्रन को न्यूट्रिशन फूड सप्लाई करें ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। और अच्छा, ये पैंडेमिक नहीं भी होता ना तो भी इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस पैंडेमिक से बच्चों को एक तो बात तो बहुत कम फर्क पड़ा उनकी हेल्थ पर। हाँ, उनके वेलबींग पर, उनके सोशल स्टैंडर्ड पर, उनके इकोनॉमिक स्टैंडर्ड पर, उनके एजुकेशन पर इंपैक्ट पड़ा होगा, बट हेल्थ पर कोविड 19 के आते हुए इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो पैंडेमिक होता या नहीं होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मेन प्रायोरिटी जो है वो चिल्ड्रन को न्यूट्रिशनल फूड देना है। ठीक है, ये चीज ऑथर ने बताया। अब देखा जाए तो तीन मेजर प्रॉब्लम्स हैं। अगर चिल्ड्रंस की हम बात करें, चिल्ड्रंस की हेल्थ की बात करें, तो वो क्या है? अंडर न्यूट्रिशन, दूसरा ओवरवेट, एंड तीसरा डिफिशियंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये तीन बिग प्रॉब्लम्स हैं, तीन मेजर प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज बताया गया। अब देखा जाए, जैसे कि अब डिफिशियंसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब जैसे आयरन नहीं है, जिंक नहीं है, कैल्शियम नहीं है, बहुत सारे विटामिन नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है। ठीक है, अब देखा जाए तो ऑथर ने बताया कि देखो, रियलिटी में अगर देखा तो डेटा निकल के आया, उस डेटा में पता लगा कि जो चाइल्ड जो ग्रोथ करते हैं ना, वो 2 से 10 साल के बीच में ज्यादा ग्रोथ करते हैं, है ना। हर साल 6 से 7 सेंटीमीटर उनकी हाइट बढ़ती है, और वेट में 1.5 kg 3 kg उनका वेट बढ़ता है। और गर्ल्स में देखा जाए तो गर्ल्स में रैपिडली ग्रोथ 10 to 12 ईयर्स के बीच में आता है। ठीक है, तो मतलब चाइल्डहुड और जो एडोलेसेंट वाली एज होती है, उनमें ग्रोथ ज्यादा होती है लोगों की, चिल्ड्रंस की। फिर ऑथर ने एक पॉइंट डाला, ऑथर ने बोला कि गर्ल्स के केस में न्यूट्रिशनल फूड देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि एक गर्ल को अगर न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिला तो पूरी जनरेशन जो है उनकी हेल्थ पे इंपैक्ट आ सकता है। ये चीज ऑथर ने बताया। देन देन उन्होंने फिर यही बताया कि अगर हम कोविड 19 की बात करें, कोविड 19 आइसोलेशन है, फैटीग है, ये सारी चीजें जो है कोविड 19 के चलते हुए क्या आ गया, एक स्ट्रेस आ गया लोगों के ऊपर। चिल्ड्रंस के ऊपर भी स्ट्रेस आया, मतलब वो बाहर जाके नहीं खेल पाए, सोशली इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाए, तो एक स्ट्रेस आया जिसके चलते इम्यूनिटी चैलेंज पर एक और एडिशनल चीजें जुड़ गई। देन ऑथर ने बताया कि देखो, न्यूट्रिशनल फूड देने से ज्यादा अच्छा है कि हम लोग डाइट प्रॉपर तरीके से दें। अगर हम डाइट प्रॉपर तरीके से देंगे ना, तो इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बच्चों की बहुत ज्यादा बूस्टअप होगी, और वो इन्फेक्शन से वल्नरेबल रहेंगे। ये चीज ऑथर ने बताया। देन नीड फॉर बैलेंस डाइट। आगे फिर ऑथर ने इसी चीज पर डिस्कस किया कि फॉर अ हेल्दी लाइफ, फॉर अ फॉर बूस्टिंग द इम्यूनिटी, एंड फॉर प्रॉपर हेल्दी बॉडी, देयर शुड बी अ बैलेंस डाइट। एक बैलेंस डाइट होने की जरूरत है। ठीक है, ये चीज ऑथर ने डिस्कस करी। फिर बाद में यही बताया गया कि नून मील स्कीम, मतलब अभी जो गवर्नमेंट का एक नया मिड डे मील स्कीम जो चेंज हुआ है, जिसका नाम चेंज हो गया पीएम पोषण, तो पीएम पोषण को सही तरीके से वर्क करना चाहिए। पीएम पोषण में जो बताया गया कि 450 कैलोरीज एनर्जी दी जाएगी, 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन देना चाहिए, उसके साथ साथ 700 कैलोरीज एंड 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है अपर प्राइमरी चिल्ड्रंस को मिलना चाहिए। तो एक प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि बच्चों को ये सारी चीजें मिल रही कि नहीं मिल रही। तो ये परफेक्ट है, मतलब पीएम पोषण स्कीम में जो बताया गया कितना न्यूट्रिशनल फूड और इतना प्रोटीन दिया जाएगा, अगर ये पहली बात तो उसके लिए मॉनिटरिंग रखनी पड़ेगी, मॉनिटरिंग कि बच्चों को ये मिले, प्रॉपर तरीके से मिले। देन फिर लास्ट में यही बोला कि फॉर द लॉन्ग टर्म वेल बींग, कोविड 19 और कोविड 19 नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुड इम्यूनिटी होनी चाहिए, ये चीज कहना है। और ये क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे टू इंश्योर दैट आवर चिल्ड्रन आर नर्चर्ड एंड नरिश्ड, ये चीज ऑथर ने बताई। थर्ड एडिटोरियल जो है अंडर एस्टिमेट यूटिलिटी, ये आप खुद पढ़ें, क्योंकि ये बेसिकली बता रहा है मनरेगा के इशू के बारे में, कि मनरेगा में अभी फंड का क्रंच आ गया, और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बहुत डेवलप्ड स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स ने भी 130% ऑफ फंड जो है वो स्पेंड कर दिया मनरेगा स्कीम में, और तब भी उनके पास फंड का क्रंच हो रहा है। अब 130% कैसे हो सकता है? मतलब 30% जो है वो नेगेटिव में है, 30% अभी भी लोगों को देना है, वर्कर्स को पे करना है ना, और गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है पे करने के लिए, और उन्होंने काम कर लिया, उस चीज को लेकर बताया गया। ठीक है, और मनरेगा की तारीफ भी की गई कि भाई मनरेगा जो है ना, मनरेगा अगर स्कीम जो है वो रूरल लाइवलीहुड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर मनरेगा नहीं होता ना तो माइग्रेंट वर्कर्स परेशान हो जाते। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए रिवाइवल स्कीम रही है इन दी पीरियड ऑफ पैंडेमिक, उसको लेकर बताया गया। सो रीड इट, सिंपल एडिटोरियल। ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये तो पहला वाला जो लीगल इशू के बारे में, इसको पढ़ना है। सेकंड वन दिस वन, एंड द थर्ड वन इज अबाउट द चिल्ड्रन के न्यूट्रिशन के बारे में। मूविंग फर्दर ऑन द नेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज में पहली जो न्यूज है वो फर्स्ट न्यूज से ही रिलेटेड है, क्योंकि अहेड ऑफ COP 26, मतलब अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सेशन 26 से पहले
इंडिया ने एक साइट बना दी और इंडिया ने हाईलाइट किया है इमिशन गैप के बारे में कि हमारी कंट्री जो कि डेवलपिंग कंट्री है, जरूर हम लोग थर्ड कंट्री, थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इमिटर है CO2 के, CO2 इमिटर है, लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो ओवरऑल अभी तक जितना भी इमिशन हुआ है उसमें इंडिया की रैंक 6th आती है। तो देयर इज अ वेरी वास्ट डिफरेंस between the India and China, USA, and other nation, other developed nation like Russia also. So, तो इंडिया की जो डिमांड है वो बेसिकली डिमांड ये है कि वो प्रेशर बना रही है डेवलप्ड नेशन के ऊपर कि आप कमिट हो, हमें कमिट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है कार्बन एमिशन में। मूविंग फर्दर, सो यूरोपियन यूनियन, यूएस जो है वो स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ को लेकर डिस्प्यूट को खत्म कर देगी। सो 2018 में बहुत बड़ा डिस्प्यूट अराइज हुआ था यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच में। अब वो डिस्प्यूट ये था क्योंकि यूएस और यूरोपियन यूनियन दोनों जो है, दोनों बेसिकली देखा जाए तो उनके पास कैपेसिटी है स्टील इंडस्ट्री को लेकर, और 2018 में ओवर कैपेसिटी हो गई थी, प्रोडक्शन की ओवर कैपेसिटी हो गई थी, और दोनों मना कर रहे थे कि नहीं हम नहीं रोकेंगे स्टील प्रोडक्शन को। तो अब स्टील प्रोडक्शन में देखा जाए तो स्टील के प्रोडक्शन से CO2 इमिट बहुत ज्यादा होता है। तो वन ऑफ द इंडस्ट्री जिससे सबसे ज्यादा CO2 इमिट होता है वो है कौन कौन सी, बेसिकली आपकी क्या बोलते हैं, स्टील इंडस्ट्री। ये चीज ऑथर ने बताई। मूविंग फर्दर, सो उसको लेकर, उसको लेकर 2018 में जो इशू रेज हुआ था, दोनों कंट्रीज नहीं मान रही थी, नहीं हम लोग ओवर प्रोडक्शन करेंगे। यू भी मना कर रही थी कि नहीं हम बंद नहीं करेंगे, यूएस भी बोल रही थी कि नहीं हम करते जाएंगे, प्रोडक्शन करते जाएंगे, हम नहीं रोकेंगे। और ये इंडस्ट्री कार्बन ज्यादा इमिट करती है, CO2 ज्यादा इमिट करती है। लेकिन फाइनली अब दोनों ने बोल दिया है कि जो डर्टी प्रोडक्शन है उसके कॉम्बेट को हम दोनों फाइट करेंगे और जो टैरिफ्स लगाए गए थे उन टैरिफ्स को भी खत्म कर देंगे। मूविंग फर्दर, सो नेवी टेक्स डिलीवरी ऑफ वॉरशिप। तो एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट 15B, उसके चलते इंडियन नेवी को 4 शिप्स डिलीवर होनी थी, जिसमें से एक शिप डिलीवर हो चुकी है। तो नेवी टेक दी डिलीवरी ऑफ दी वॉरशिप, तो 4 वॉरशिप डिलीवर होनी थी, एक वॉरशिप जो है वो डिलीवरी हो चुकी है, उसकी डिलीवरी हो चुकी है। मूविंग फर्दर, सो इनफॉर्मल सेक्टर श्रिंक शार्पली इन 2020-2021। सो ये चीज बताई गई, इसमें ये बेसिकली ये डिस्कस किया गया इस वाले पॉइंट में कि जो एनालिसिस हुआ, जो सर्वे हुआ, सर्वे में बताया गया कि 2020-2021 में, इस फिजिकल ईयर में, इनफॉर्मल सेक्टर जो है बहुत गंदे तरीके से गिर गया अगर हम कंपेयर करें 2017-2018 के फिजिकल ईयर से। अच्छा, इनफॉर्मल सेक्टर्स होते क्या है, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर जैसा जहां पर एम्प्लॉयमेंट फिक्स नहीं होता, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर। सो दीज आर दी सेक्टर्स जहां पर देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट फिक्स नहीं है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, आप चले जाओगे, वर्कर्स चले जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक चीज बनी, आप चले जाओगे। सो उसमें बताया गया, जैसे डेटा दिया गया, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 22.7% था, अभी कितना बचा, 19 से 21% है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो 74% था वो 35 से 40% रह गया है। सो वही चीज बताई गई कि ओवरऑल अगर हम निकाला जाए तो इन्फॉर्मल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो 52.4% था, बट इस फिजिकल ईयर में 15 से 20% रह गया है। मूविंग फर्दर, सो अफगान नेशनल्स रिसीव अ लाइफलाइन। सो इस चीज में ये बताया गया कि अफगान नेशनल रिसीव अ लाइफलाइन, इस चीज में डिस्कस किया गया कि गवर्नमेंट ने, अच्छा हुआ क्या, क्योंकि बहुत सारे अफगान नेशनल इंडिया में आए थे और उस समय अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, वो इंडिया में आए, इंडिया में रह गए, ठीक है, और उसके बाद तालिबान रिजीम चेंज हो गई, तो जिससे वो वापस नहीं जा पाए अफगानिस्तान में। तो उसी चीज को लेकर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि जो अफगान नेशनल्स इंडिया में तब आए थे जब बेसिकली तालिबान में डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी और वो नहीं जा पा रहे बिकॉज ऑफ तालिबान टेक ओवर, तो वो क्या करें, दे कैन एप्ट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उन्होंने बोल दिया है। तो पहले क्या था कि अफगान नेशनल्स जो फॉरेन नेशनल्स है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, नाउ दे कैन ऑप्ट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हाँ, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलेंगी उनको, बट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब कुछ काम कर सकते हैं, जैसे रेडी लगा लेना, ठेला लगा लेना, फल बेच लेना, और किसी की चीज दुकान खोल लेना, मतलब बिजनेस कर सकते हैं वो। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, तो बूस्टर डोज नॉट मस्ट फॉर ऑल। तो डॉक्टर्स का यही कहना है, डॉक्टर्स इन इंडिया उनका कहना है कि बूस्टर डोज सबको मत दीजिए, जिनको जरूरत है, जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनको देने की जरूरत है, ना कि सारे लोगों को देखने की, सारे सिटीजन को देने की जरूरत नहीं है। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, वर्ल्ड न्यूज में हम देखा जाए तो तालिबान के जो लीडर हैं हबीतुल्ला अकुनजदा, हबीतुल्ला अकुनजदा को पहली बार बेसिकली पब्लिक में देखा गया, है ना, आफ्टर तालिबान टेक ओवर। और ऐसा स्पेकुलेशन भी था कि भाई उनकी डेथ हो गई है,
और उनका क्या रोल रहेगा तालिबान में, और तालिबान गवर्नमेंट फॉर्मेशन का कोई रोल ज़्यादा बताया भी नहीं गया था। तो लोगों को ये लग रहा था कि उनकी डेथ हो चुकी है और तालिबान जो है वो रिवील नहीं कर रही। लेकिन फाइनली कल उन्होंने पब्लिक अपीयरेंस दी और उधर गए और उन्होंने प्रे करी बेसिकली। तो पब्लिक अपीयरेंस उन्होंने बहुत दिनों बाद दिखाई दी। एक तरीके देखा था रिलीजियस, एक तरीके से प्रॉपर सुप्रीम लीडर है तालिबान के वो। मूविंग फर्दर, सो लेबनान के मिनिस्टर कंट्रोवर्सी के चलते हुए, जिसमें हमने कल डिस्कस किया था, जिसमें मिनिस्टर ने वीडियो में उन्होंने बोला था कि सुडान वॉर जो सॉरी यमन वॉर जो हो रही है, यमन वॉर को अब रोक देना चाहिए, सऊदी अरेबिया को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, जिसके रिटेलिएशन में 4 नेशन यूएई, सऊदी अरेबिया, आपका बहरीन एंड देयर इज कुवैत, इन 4 नेशन ने अपने डिप्लोमेट्स बुला लिए थे वापस फ्रॉम दी लेबनान। अब यूएई ने अपने सिटीजन्स को अर्ज किया है, जो भी लेबनान में रह रहा है, कि भैया आप लेबनान को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़ दें। सो वो अब हो सकता है कि गल्फ कंट्रीज जो हैं वो लेबनान को काउंटर करें। मूविंग फर्दर, सो आज मंडे है तो मंडे को आज इकोनॉमिक न्यूज नहीं आती। सेम गोज विद दी स्पोर्ट्स न्यूज, नथिंग इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम आवर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। सो दिस द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।